8 चैप्टर जो है इसमें 7 चैप्टर क्या है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन यानी कि मनी मार्केट के बारे में है, और 8 चैप्टर नेक्स्ट है। इसमें जो है कि ओवरव्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, व्हाट इज मनी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन। ये चैप्टर हमें पहले से इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, तो ये मैंने डिटेल में नहीं करना। आपने इस चैप्टर में जितने भी ये की टेक अवेज हैं ये पढ़ने हैं। इनमें से कोई भी का 7 चैप्टर के भी और 8 के भी, ये सारे बेसिक रिलेशनशिप हैं जो हम इंटरनेशनल फाइनेंस से पहले करते हैं। इनमें से कोई भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं कि मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशनशिप है। मनी सप्लाई, व्हेन मनी सप्लाई राइजेस द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट फॉल। आपने इसमें जब भी अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने ये समझना है कि मनी एक कमोडिटी है जिसकी जो प्राइस है वो हम इंटरेस्ट रेट में लिखते हैं, इंटरेस्ट रेट की शक्ल में लिखते हैं। तो जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो ज़ाहिर है कि उसकी प्राइस जो सी है वो कम हो जाती है। तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो यानी कि मनी की सप्लाई इंक्रीज हो तो उसकी जो प्राइस इंटरेस्ट रेट है इट विल फॉल। व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट राइजेस। प्राइस लेवल जो सा वो इंक्रीज हो तो रियल मनी सप्लाई कम हो जाती है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। द रियल जीडीपी इंक्रीज करे तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि रियल जीडीपी के इंक्रीज करने से उसको उनके लिए मनी डिमांड इंक्रीज करती है। मनी डिमांड इंक्रीज, जब उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस यानी कि मनी की प्राइस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो वो बढ़ जाएगा। इसमें आपने सारे के सारे जो भी आपके बेसिक की टेक अवेज हैं आपने वो पढ़ लेने हैं। इनमें से कोई भी ऐसा जो आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने कर लिया है। नेक्स्ट मतलब व्हाट इज मनी। इसमें मनी इज एनी एसेट दैट सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी मतलब कोई भी ऐसा एसेट जिसपे आप दूसरी चीज़ों की वैल्यू जो होती है वो कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको आप मनी कहते हैं। तो मनी क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट है। आपने डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करना हो तो आप कहते हैं कि मुझे प्राइस इसकी भी पता हो, डिफरेंट गाड़ियाँ हैं तो ये प्राइस है, ये प्राइस है, तो ये फ़ौरन हमारे माइंड में एक बन जाता है कि अच्छा ठीक है इसकी ये वैल्यू है। तो मनी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज़ है कि मनी कोई भी ऐसा एसेट विच वी यूज़ एज यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये पेपर मनी है। इन ओल्ड एजेस देयर वर मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी यूज एज मनी। इसमें सीपियाँ थी, साल्ट था, और भी अब पीछे पड़े तो आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि आपने ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल एसेट दैट हैव अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। कोई भी ऐसा एसेट मनी के तौर पे यूज़ हो सकता है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो। लिक्विडिटी क्या होता है कि किसी भी एसेट को आप कितनी आसानी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मनी के बाद गोल्ड है, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है इन फॉर्म ऑफ अ हाउस तो वो इतना लिक्विड नहीं होता, आप फौरन उसको सेल नहीं कर सकते। एंड मनी आल्सो सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कि कुछ, बट इट इज़ नॉट यूनिक इन इट्स इन दिस रोल, कि आप मनी को कुछ अरसे के लिए स्टोर कर लेते हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके पास कुछ वैल्यू किसी चीज़ को कुछ टाइम के लिए आप अपनी परचेजिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो ये पर्पज़ भी मनी जो होती है वो सॉल्व करती है। इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो क्या है कि मनी सप्लाई हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, M1, M2, M3। M1 सिंपल मनी है जो हम सबके पास होती है, करेंसी हो गई और कॉइन्स हो गए। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट ऐसी में जो फौरन हम बैंक से जाके कैश की फॉर्म में ले लेते हैं। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस, उसमें शॉर्ट टर्म डिमांड डिपॉजिट के अलावा टाइम डिपॉजिट भी आ जाते हैं। जबकि M3 में हम M2 M1 प्लस M2 प्लस या M3 इज इक्वल टू M2 प्लस लार्ज डिनोमिनेटेड टाइम डिपॉजिट बैलेंस इन इंस्टीट्यूशनल मॉनेटरी फंड परचेज लाइबिलिटीज एंड। इसमें जो लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा टाइम अरसे के लिए आपके जो अकाउंट्स होते हैं बैंक में, जो मनी है वो भी इसमें शामिल होती है। तो ये 3 फॉर्म्स M1 M2 M3 जो सी है ये हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन के हमारा मनी से मुराद क्या है। नेक्स्ट कि आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं, या फेडरल गवर्नमेंट जो सी उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रिजर्व रेशियो है, इंटरेस्ट रेट है, ये 3 टूल्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी डिमांड is anytime the GDP
increases, there will be a demand for more money to make the transaction necessary to buy the extra GDP. And if GDP falls, then people demand less money. The interest one give up is the opportunity cost of holding money कि अगर आप मनी बैंक में नहीं रख पाते अपने हाथ में रखते हैं तो इसकी कास्ट आपको क्या है कि आप अगर इसे बैंक में रख पाते तो आप इस पे इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते थे तो होल्डिंग मनी की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है वो इंटरेस्ट रेट जो आपने अर्न नहीं किया इसके अलावा एज इंटरेस्ट रेट राइजेज द डिमांड फॉर मनी विल फॉल मीन कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और जीडीपी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है Next, real money demand is positively related to changes in real gross domestic product and average interest rate. Real money supply is independent. हमने इस मॉडल में ये assume किया for the time being कि real money supply is independent of the average interest rate and is assumed to be determined by the central bank. And the intersection of the real money supply function and the real money demand function determines the equilibrium interest rate in the economy. ये डायग्राम है मनी सप्लाई वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हमने शो की है बिकॉज इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड द मनी डिमांड इज नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट इट डिक्रीजेज एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज जबकि साथ इसमें यहाँ वाई भी दिया जिसका मतलब ये है कि इट इज आल्सो इफेक्टेड बाय द चेंज इन जीएनपी और जीडीपी तो जो मनी डिमांड है ये नेगेटिव फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का और पॉजिटिव फंक्शन है जीडीपी का नेक्स्ट अगर आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो गिवन मनी सप्लाई तो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज जबकि आपकी मनी डिमांड और अदर फैक्टर्स आपने चेंज नहीं किए और रियल मनी सप्लाई हमने ली है रियल मनी सप्लाई मीन कि आपकी जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन या मनी सप्लाई की आपकी डेफिनेशन है उसकी टोटल अमाउंट को आप प्राइस लेवल से डिवाइड करें तो आपके पास रियल मनी सप्लाई आ जाएगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा ये इफेक्ट है कि इफ प्राइस लेवल इंक्रीज हो तो आपकी ये ओरिजिनल था प्राइस लेवल इंक्रीज होने से रियल मनी सप्लाई डिक्रीज हुई मनी सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट सो एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट and now there is effect of increase in real gdp y increase to y dash से आप कर लें तो मनी डिमांड कर्व will shift to the right and equilibrium interest rate will rise from I1 to I2 नेक्स्ट हमने अगर आपको पिछले चैप्टर्स याद हो तो जो पढ़े हैं तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन एनी करेंसी इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट विच इज पेड बाय द बैंक तो आप अगर डॉलर है या आपकी जो भी करेंसी से बैंक में रखवाते हैं तो उस पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वही उस करेंसी पे रेट ऑफ रिटर्न है अगर फिलहाल आप एक्सचेंज रेट कंसिडर नहीं कर रहे तो इन्होंने ये डायग्राम्स को थोड़ा सा इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी है और 90 डिग्री पे इसको रोटेट किया है मनी मार्केट की डायग्राम को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पहले यहाँ पे इधर वाई एक्सिस पे था उसको इधर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया ताकि हम दोनों डायग्राम एक ही जगह पे शो कर सकें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मनी सप्लाई का वही कर्व है आप इसको अगर थोड़ा सा अपने लैपटॉप को या फोन है टिल्ट करके देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगा कि ये वही डायग्राम है अगर ये टिल्ट करने के बजाय इसको इसके लेफ्ट साइड पे बना देते तो भी वही बात थी आपको इसको चेंज ना करना पड़ता लेकिन उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न वाली डायग्राम को चेंज चूंकि नहीं किया वो आपकी पुरानी थी इसकी साइड चेंज कर दी है तो ये आपका इक्विलिब्रियम है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है सिर्फ आपने इसकी साइड चेंज की है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इधर आपने रियल मनी सप्लाई ली है तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई में जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यही आपका रेट ऑफ रिटर्न है आपकी डोमेस्टिक करेंसी पे तो इसको आप यूँ ड्रा करें तो ये आपकी वर्टिकल लाइन है रेट ऑफ रिटर्न ऑन डॉलर और ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन पाउंड है और इनके इंटरेक्शन से आपका ये फॉरेन आपका एक्सचेंज रेट जो सा वो डिसाइड हुआ होगा कि आपकी करेंसी जो सी है उसका रेट इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगा यहाँ पे ये दिया हुआ बच्चों अंबर
कि अगर आपकी किसी वजह से आपका इक्विलिब्रियम हो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी और आपकी डोमेस्टिक मनी मार्केट में, तो किसी वजह से अगर आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो और आपका M1 कर्व शिफ्ट टू द M2 हो, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, तो पहला रिजल्ट इसका क्या निकलेगा कि आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट I1 से डिक्रीज होके इधर नीचे I डबल डैश पे आ जाएगा। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आपकी करेंसी पे रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ। जब आपका रेट ऑफ रिटर्न पहले ये था, अब वो कम होके इधर इस पॉइंट पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी और एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। मीन ये कि आपकी करेंसी जो सी है उसकी वैल्यू अब कम हो गई है और फॉरेन करेंसी जो सी है वो एक्सपेंसिव हो गई है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर आपकी जीडीपी बढ़ती तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होने के बजाय एप्रिशिएट होती। वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि आपका डिमांड कर्व फॉर मनी राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से आपका रेट ऑफ रिटर्न डोमेस्टिक करेंसी से आर ओ आर डैश से आर ओ आर डबल डैश राइट साइड पे आ गया, तो आपकी एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया और इसका मतलब ये है कि अब आपकी करेंसी जो सी है वो अप्रिशिएट हो गई है और जो फॉरेन करेंसी है वो चीपर हो गई है। एक्सचेंज रेट के डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट होने के बारे में कि करेंसी एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने करेंसी को डिफाइन कैसे किया था एक्सचेंज रेट को। और यहाँ पे हमने एक्सचेंज रेट कैसे डिफाइन किया हुआ है कि हाउ मैनी डॉलर्स, कितने डॉलर से आपको एक यूनिट फॉरेन करेंसी जो कि यहाँ पे पाउंड है उसका मिल सकता है। तो अगर आपका ये एक्सचेंज रेट कम होता है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कम डॉलर चाहिए दूसरी करेंसी खरीदने के लिए। इट्स मीन कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है। ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जो आप मैक्रो और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज जब कवर कर लेते हैं तो फिर तो ये आपको खुद से पता होती है, लेकिन फिर भी इनको ऑन एंड ऑफ आपको रीड करते रहना चाहिए ताकि ये आपके माइंड में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज वेन एवर देर इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। हम हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट ने करेंसी छापी है, नए नोट छापे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो प्राइसेस चीज़ों की बढ़ जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट कर लेते हैं और गुड्स जो सी आपकी कम होती हैं। इसके अलावा मनी सप्लाई इंक्रीज विल लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कि एक दफ़ा अगर हम मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग आपकी एग्रीगेट डिमांड जो उनकी वो बढ़ जाती है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज विल टेंड टू राइज द प्राइस लेवल इन द लॉन्ग रन में जाहिर है कि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन की तरफ जाती है। अब मनी और ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज मे आल्सो इंक्रीज नेशनल आउटपुट। अब मनी सप्लाई इंक्रीज विल रेज द price level more and national output less, the lower the unemployment rate of labor and capital। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी में कम है तो आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी, नेशनल आउटपुट कोई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। money supply increase will raise national output more and the price level less the higher the unemployment rate of labor। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा चल रहा हो तो फिर मनी सप्लाई इंक्रीज करने से आपका नेशनल आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन प्राइस लेवल भी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं जितना कि इससे पिछले केस में डिस्कस किया होगा। The national rate of unemployment is the rate that accounts for frictional unemployment. It is also defined as the rate at which there are no aggregate inflationary pressure in the economy. If a money supply increase drives an economy below the national rate of unemployment, price level increase will tend to be large while output increase will tend to be small. If a money supply increase occur while an economy is above the national rate of unemployment, price level increase will be tend to small while the output increase will be tend to the large। ये वही बात है पिछले पॉइंट्स में भी इसको थोड़ा सा नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है नेशनल आउटपुट डिटर्मिनेशन, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देख के आने हैं। मनी सप्लाई वाले मनी के जो चैप्टर थे ये इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन थे, वो मैंने इसलिए थोड़े से रिवाइज कर दिए कि आप कह रहे हैं कि अभी आपका वो प्रीवियस कोर्स जो सा वो रहता है। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब आप मैक्रो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा की टेक अवेज इस चैप्टर के सारे करने हैं। इस चैप्टर में से जो टॉपिक हमने डिटेल में करना है वो है आपका द जे कर्व इफेक्ट। जे कर्व इफेक्ट explains that how current account adjustment in response to change in the currency value will vary over time। सिंपली पीछे भी हमने कहीं पॉलिसी ऑप्शन पढ़ा है
कि अगर आप किसी कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट में है, तो अगर आप उसकी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दे तो उस कंट्री की एक्सपोर्ट्स दूसरे कंट्रीज के लिए चीपर हो जाएंगी और उस कंट्री के रेजिडेंट्स के लिए इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जब ऐसा होगा तो ज़ाहिर है कि उसकी एक्सपोर्ट्स जो एक्सपेंसिव है लोग कम डिमांड करेंगे और वो उस कंट्री की इम्पोर्ट्स चूँकि उस अपने कंट्री के लिए एक्सपेंसिव हो गई हैं तो लोग इम्पोर्ट्स को भी कम परचेज करेंगे, तो इस तरह उस कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करने के लिए आप दूसरे कंट्री के लोगों के करने से आप दूसरे कंट्री के लोगों के लिए अपनी गुड्स को चीपर कर देते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जबकि आप अपने लोगों के लिए दूसरे कंट्रीज की जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव कर देते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाता है। लेकिन इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द रियल लाइफ कि करेंसी डेप्रिसिएशन से फौरी तौर पर करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो इम्प्रूव जो अज्यूम किया जाता है कि इम्प्रूव होना चाहिए, वो इम्प्रूव होने के बजाय फौरी तौर पे एक दफ़ा डिटीरियोरेट होता है, इम्प्रूव नहीं होता। So the J curve is a theory that suggests that a currency depreciation, the current account balance will first fall for a period of time before beginning to rise as is normally expected. इसकी रीज़न क्या है कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के, वो 3 मंथ 6 मंथ प्रीवियसली डिसाइडेड होते हैं। उस सिचुएशन में जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंगली फ़ौरन क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप क्वांटिटी को चेंज नहीं करते तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो फौरी तौर पे कम होने की बजाय सिर्फ उनकी प्राइस कम हो जाती है। जब आप करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स अर्निंग कम हो जाती है। इसी तरह जो आपकी इम्पोर्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होने के बजाय फौरी तौर पे उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं आपकी करेंसी की डेप्रिसिएशन से, तो आपको जो पेमेंट है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। इन दैट सिचुएशन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने में टाइम लगते हैं। तो इन दिस सिचुएशन आपका जेकब इफेक्ट ये है कि आप ये देखें कि ये टाइम है एक्स एक्सिस पे और ये एक्सचेंज रेट है आपका वाई एक्सिस पे। ये आपका एक्सचेंज रेट चल रहा था और ये आपका करंट अकाउंट बैलेंस चल रहा था जिस भी पॉइंट पे था। अचानक ही आपने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट किया और एक्सचेंज रेट बढ़ गया। इसमें आपने का अज्यूम ये था कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, लेकिन फौरन ही आफ्टर दिस टाइम पीरियड आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद बढ़ना शुरू हो गया टाइम T2 तक। और ये वो टाइम है जिसके बाद पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स आप अज्यूम करें कि ख़त्म होना शुरू हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने साइन किए और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका करंट अकाउंट जो होता है वो इम्प्रूव होना शुरू हुआ और फिर ये जो इतना इम्प्रूव हो गया कि आपका वो इफेक्ट नज़र आना शुरू हुआ जो आपने अपनी करेंसी जो होती है उसको डेप्रिशिएट किया था। इस एक्सिस पे हमने करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस शो किया विच इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो इसका इफेक्ट जो होता है चूंकि वो कुछ देर बाद नजर आता है, तो ये जो आपको शेप नजर आ रही है ये चूंकि जे शेप है तो इसलिए इसे कहते हैं जे कर्व इफेक्ट। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैं करंट अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। अगेन इस पे लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट्स क्या है, समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी माइनस समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट मल्टीप्लाइड बाय द इम्पोर्ट। अब आप चूंकि फौरी इफेक्ट ये है कि क्वांटिटी को इफेक्ट नहीं हुआ और ये प्राइसेस जो होती है ये इंक्रीज हो जाएंगी डेप्रिसिएशन से और ये प्राइसेस जो होती हैं वो डिक्रीज होंगी, तो आपका फौरी इफेक्ट जो होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो इंक्रीज होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका क्या होगा कि ये उन्होंने यहाँ पे इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके भी दिखाया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि आप की ये क्वांटिटी भी जो सी है ये जब प्राइसेस चेंज होंगी तो इनको रिस्पॉन्ड करेंगी और आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। So the J-curve theory represents a short-term exception to the standard assumption applied in the goods and services model in which a currency depreciation causes a decrease in the trade deficit. The theory of the J-curve is an explanation of the J-like temporal pattern of change in a country's trade balance in response to sudden or substantial depreciation or devaluation of the currency. The J-curve effect shows that after a currency depreciation, the current account balance will first fall for a period of time before beginning to rise as we expect. If a country has a trade deficit initially, the deficit will first rise and then fall in response to the currency depreciation. कमिंग मंडे के बच्चे हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है ADD मॉडल। इसमें जो भी रिलेशनशिप्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं इधर कुछ ना कुछ उनको सिंपली डिस्क्राइब किया गया है और
यहाँ पे भी वो सब रिलेशनशिप अगर आपके माइंड में होंगे तो आप इसे ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने इनको देख के आना है। एनी क्वेश्चन बच्चों?